नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा मॉर्निंग पावर पैक्ड प्राइम टाइम शो नया सवेरा। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर, मेरे साथ है मेरे सहयोगी अजय। और इस शो के जरिए हम आपको बताएंगे देश विदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। और जब हम बड़ी खबरों का जिक्र कर रहे हैं तो किस तरह से मालवीय नगर में जो कल आग लगी और कई लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, कौन है उसका जिम्मेदार, कई ऐसे बड़े सवाल हैं जिनके जवाब आज जानने की कोशिश करेंगे हम नया सवेरा में। और नया सवेरा में आपको दिखेगी आर्थिक विकास की झलक, खेल जगत में क्या कुछ हुआ हिट, आपकी सेहत कैसे रहेगी फिट, टेक टॉक में नजर डालेंगे और वर्ल्ड वॉच पर भी वो हर बात जो आपके दिन को बनाएगी खास। तो चलिए शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। और कुछ सुर्खियों पर जाने से पहले हम अपने दर्शकों को जिस तरह से बता रहे हैं कि तमाम बड़ी खबरों पर हम नजर डालने वाले हैं, ऐसे में तृणमूल कांग्रेस का हाल बहुत बेहाल है। जो टूट का डर है वो तो ममता बनर्जी के सामने है ही, लेकिन कहीं ना कहीं जो आशीर्वाद रहा उनका अभिषेक बनर्जी पर, वो कहीं ना कहीं अब टीएमसी के लिए अभिशाप बनता जा रहा है। फिर इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। तो ममता बनर्जी से बगावत कर 60 विधायकों ने ऋतव्रत को चुना बंगाल में विपक्ष का नेता। चुनौतियों से जूझ रही ममता की ओर से भी संगठन को दोबारा खड़ा करने की और नियंत्रण में लेने की कोशिश। अड़तालीस वर्षों के बाद आज उत्तर प्रदेश के संभल में रस्तोगी परिवार को मिलेगा जमीन का मालिकाना हक। जिलाधिकारी खुद रखेंगे भूमि पर निर्माण कार्य की आधारशिला। भारत और वेनेजुला के बीच द्विपक्षीय वार्ता। दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मिलेंगी वेनेजुला की कार्यवाहक राष्ट्रपति। व्यापार, निवेश और ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर होगी चर्चा। केरल में किसी भी समय दस्तक देने को तैयार है मॉनसून। आज भारी बारिश का अलर्ट। उत्तराखंड और उत्तर पूर्व के कुछ हिस्सों में भी बारिश के आसार। और अहमदाबाद में आज से शुरू होगी विश्व योगासन चैंपियनशिप। दुनिया भर के प्रतिभागी दिखाएंगे दम। प्रधानमंत्री मोदी का शाम को होगा वर्चुअल संबोधन। और बिहार के मुजफ्फरपुर से एक दुखद खबर सामने आई है, जहां पर प्रसाद हॉस्पिटल में भीषण आग लग गई। जानकारी के अनुसार आज तड़के करीब 3:30 बजे अस्पताल की 5वीं मंजिल पर स्थित आईसीयू में आग लगी और इसका कारण बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट हुआ है। मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन के मुताबिक हादसे में अब तक 3 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और हादसे में 15 से ज्यादा लोगों के घायल होने की भी खबर है। दमकल की टीमों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया और राहत और बचाव कार्य अभी भी जारी है। और वहीं ये बताया जा रहा है कि आग में जलकर 3 लोगों की मौत हुई है। ये खबर आ रही है मुजफ्फरपुर बिहार से, जहां 15 से ज्यादा लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। अस्पताल में जो आईसीयू है उसके वहां पर शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। कई लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। मुजफ्फरपुर के प्रसाद हॉस्पिटल का ये मामला है, जहां अस्पताल की 5वीं मंजिल पर जो स्थित आईसीयू था वहां आग लगी है और फिलहाल अभी भी राहत और बचाव का काम जारी है। अच्छी खबर यह है कि जो आग है उस पर काबू पा लिया गया है। तो दिल्ली के बाद अब बिहार में आगजनी की खबर आई और इस मामले में जांच लगातार चल रही है कि क्या अस्पताल की तरफ से जो व्यवस्थाएं थी अग्निशमन को लेकर के क्या वो पर्याप्त थी या नहीं। लेकिन हमारे जो संवाददाता हैं उन्होंने स्पष्ट तौर पर ये बताया कि जो अस्पताल में भर्ती लोग थे उनके परिजनों ने इस आग को काबू पाने में प्रशासन की मदद की। हालांकि 3:30 बजे के करीब ये आग लगी शॉर्ट सर्किट से। करीब 3:45 बजे के आसपास प्रशासन को सूचना दी गई और तुरंत ही पुलिस और प्रशासन ने वहां पर जाकर के राहत और बचाव कार्य शुरू किया। अब वो बचाव कार्य अब लगभग समाप्त हो चुका है, लेकिन जो जख्मी लोग हैं उनको आसपास के जो निजी अस्पताल हैं उनमें भर्ती कराया गया है और इसमें करीब 15 लोग गंभीर बताए जा रहे हैं। बहुत सारे लोग जो ऑलरेडी उस प्रसाद अस्पताल में भर्ती थे उनमें भी बहुत सारे लोगों के हताहत होने की खबर है। तो दिल्ली के बाद अब बिहार से ये खबर आ रही है। हालांकि
प्रशासन ने ये पुष्टि की है कि 3 मौतें हो चुकी हैं, लेकिन हमारे संवाददाता के मुताबिक ये संख्या आगे और बढ़ सकती है। दुखद घटना हुई है अर्ली मॉर्निंग में, जिसकी जानकारी हम लोगों को भी मिली है। और उसमें जो है 3 लोगों की अभी तक मृत्यु की सूचना है और लोगों को 13 से 15 मरीज आईसीयू में भर्ती थे। हम लोग कंफर्म कर रहे हैं, उनके परिजन अगल बगल में अस्पतालों में ले गए हैं, लेकिन 3 मृत्यु की सूचना आ रही है, इसको हम लोग कंफर्म कर रहे हैं। और बिहार के बाद दिल्ली की आगजनी पर भी बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा रही हूँ। दिल्ली में मालवीय नगर हादसे पर बड़ी खबर आज ये है कि आरोपी मालिक लवकेश की पेशी है और आगजनी की घटना की जो मजिस्ट्रियल जांच वो होने वाली है। हादसे में अब तक 21 लोगों की मौत है, यानी कि 21 लोग जिस तरह से सुरक्षा मानकों को कॉम्प्रोमाइज़ किया गया उसकी वजह से काल के गाल में समा गए। और आज जो इस बीएनबी का मालिक है उसकी पेशी है और आगजनी की घटना पर मजिस्ट्रियल जांच होनी है। कई बड़े सवाल हैं जिनके जवाब देने के लिए इनके मालिक को तैयार होना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं बात आम लोगों की जान से जुड़ी हुई है। और दक्षिण दिल्ली के मालवीय नगर स्थित होटल अग्निकांड मामले पर दिल्ली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। होटल मालिक लवकेश बजाज को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस आज लवकेश बजाज को कोर्ट में पेश करेगी। इस भीषण हादसे में अब तक 21 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें 9 भारतीय और 12 विदेशी नागरिक शामिल हैं। इस मामले में पुलिस ने गैर इरादतन हत्या समेत भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है और अग्नि सुरक्षा मानकों, लाइसेंस संबंधी नियमों और भवन निर्माण में संभावित अनियमितताओं की जांच भी की जा रही है। इसके साथ ही हादसे के बाद जांच एजेंसियां ये पता लगाने में जुटी हैं कि कहीं सुरक्षा मानकों की अनदेखी और लापरवाही के कारण आग ने इतना भयावह रूप तो नहीं लिया। तो आज आरोपी मालिक लवकेश की पेशी है। कई ऐसे सवाल हैं जिसके जवाब उन्हें देने होंगे कि किस तरह से सुरक्षा मानकों को अगर कॉम्प्रोमाइज़ किया गया, जिसकी वजह से कई लोगों की जान चली गई। बीएनबी ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट के तौर पर जिस तरह से इन प्रतिष्ठानों को चलाया जाता है और इसमें किस तरह के जो मानक है उनका उल्लंघन हुआ, जिन मानकों के तय आधार पर बीएनबी तो पहले ये खबर आ रही थी आंचल की रेस्टोरेंट है जिसमें आग लगने की खबर है, लेकिन बाद में पता चला कि उसके ऊपर लोग रह भी रहे हैं और रेस्टोरेंट के ऊपर जो उनके मालिक हैं उन्होंने रहने की जगह बना रखी है और केवल 6 कमरों की इजाज़त थी और 25 कमरे बनाए गए और उसमें बहुत सारे विदेशी भी वहाँ आकर के रह रहे थे। जैसा कि आपने बताया कि ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट स्कीम जो सरकार की है, लेकिन नियमों का उल्लंघन तो स्पष्ट तौर पर दिखाई देता है और 21 लोगों की मौत दिल्ली के मालवीय नगर के हादसे में ये बड़ी। हमने अच्छा ये भी देखा क्योंकि ये जो पूरा हौजरानी का इलाका है इसके पास जहाँ पर ये स्टे था, हाँ बिल्कुल चलते हैं हम अपने संवाददाताओं के पास। वहाँ पर 2 बड़े बड़े अस्पताल हैं, तो मेडिकल टूरिज्म की वजह से भी लोग वहाँ पर आते थे और रहते थे। हमारे साथ मधुरेश नारायण इस वक्त बिहार से जुड़ गए हैं और साथ ही साथ हम रुक करेंगे मोहित शुक्ला का इस वक्त, जो कि दिल्ली से जुड़े हैं। सबसे पहले मोहित आपके पास आना चाहेंगे। कई ऐसे सवाल हैं जिसके जवाब आज तलाशे जाएंगे और जहां आज जो ये पूरा आगजनी का कांड है इसके आरोपी की आज पेशी भी होनी है, लेकिन कहीं ना कहीं साफ तौर पर एक सवाल मौजूद ये है कि तमाम सुरक्षा मानकों को कॉम्प्रोमाइज किया गया, जिसकी वजह से करीबन कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। देखिए आंचल, ये घटना जितनी बड़ी है उतनी ही ये घटना दुखद है और दिल्ली से लेकर बिहार तक हर तरफ तो आग ने हाहाकार मचाया हुआ है। अब आप समझिए कि राजधानी दिल्ली के अंदर इतनी बड़ी घटना हो जाती है, उसके बाद लवकेश बजाज की गिरफ्तारी होती है, कई सारे सवाल खड़े होते हैं। सवाल नंबर ये है कि जब 6 कमरे की आपके पास एनओसी थी तो फिर 25 कमरे कैसे बन गए? जब आपके पास फायर फाइटिंग सिस्टम नहीं था तो आपने इतना बड़ा होटल खड़ा कैसे कर लिया? उसके अलावा जब आपके पास जो आग बुझाने के सिलेंडर थे, आखिरकार वो एक्सपायर्ड क्यों थे, वो काम क्यों नहीं कर रहे थे? इन सबों के अलावा एक सवाल और ये होता है कि आपके पास वहां पर जो एग्जिट था वो महज एक ही क्यों था? और उसके अलावा जब ये सारी चीजें हुई, घटनाक्रम हुई, तो आपका जो बेसमेंट था उसमें ताला क्यों लगा हुआ था? इसके साथ ही एक सवाल ये भी है कि वहां पर सेफ पैसेज क्यों नहीं मिला? क्योंकि आप समझिए कि जिस जगह पर ये घटना हुई है वहां पर ये एल कॉर्नर का प्लॉट है जिस पर ये होटल रेस्टोरेंट चल रहा था। इसके दोनों गलियां हैं, एक गली लगभग 12 से 14 फीट की है, एक थोड़ी सी और चौड़ी है, लेकिन आगे जाके
जाके ये गलियां सक्रिय हो जाती हैं, क्योंकि जो इसका बाहरी जो इलाका है, जो लेफ्ट साइड की गली है, वो हौज रानी मस्जिद की तरफ जाती है, और दूसरा जो है वो पीछे साकेत और फिर जो मैक्स की तरफ रास्ता है उस तरफ जाता है। यानी कि दोनों तरफ से आप समझिए कि बड़ी मशक्कत के बाद ये आग पर काबू पाया जा सका, भागने का रास्ता नहीं था। इसके अलावा समझिए कि 21 लोगों की जहां मौत होती है तो वहीं 10 राहत और बचाव कर्मी भी इसमें घायल होते हैं। ये अपने आप में सवाल खड़े करता है कि आखिरकार वहां पर जितनी मशक्कत करनी पड़ी, क्योंकि आप समझिए कि वहां पर उतनी ज्यादा खुला एरिया होता है, स्पेस होता, तो ये घटना उतनी भयावह नहीं होती। आपने लोगों की कूदते हुए की भी वीडियो देखी, इसके अलावा आपने ये भी देखा कि कैसे लोग जान बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहे थे। फिलहाल 2-2 लाख रुपए का इसमें कंपनसेशन दिया गया है। इसके अलावा इसमें और भी पूछताछ चल रही है। लवकेश बजाज की गिरफ्तारी हो चुकी है और आप समझिए 40 से ज्यादा गाड़ियों को वहां पर आग बुझाने के लिए मौके पर जाना पड़ा। तो ये तमाम इसमें ढेर सारे अपडेट हैं। आज इसकी पेशी भी होनी है, जब पेशी होगी उसका पुलिस की रिमांड पर लेगी, कई सारे सवाल उनके जवाब जानने की कोशिश करेगी। मोहित, इन सबों में सबसे बड़ा सवाल जी मोहित, इसमें जो मौत की संख्या जो आप 21 बता रहे हैं उसमें कई सारे विदेशी नागरिक भी हैं, इसलिए यह मामला बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय हो जाता है और राष्ट्र की साख के साथ जुड़ जाता है कि हम अपने देश में विदेशी मेहमानों को वो सुविधाएं नहीं दे पा रहे हैं जो उन्हें मिलनी चाहिए। ऐसे में उनके साथ जो क्या उनके परिजनों के साथ कुछ संपर्क किया जा रहा है जिनकी दुखद मृत्यु हुई है इस आगजनी में? कैसे उन लोगों के साथ जो आगे की कार्रवाई हो कैसे आगे बढ़ रही है? मोहित, इसमें एक चीज मोहित आपसे और भी जानना चाहेंगे कि कोई भी विदेशी नागरिक जब इस तरह के प्रतिष्ठान में ठहरता है तो फॉर्म सी जो है उसे वो भरना होता है, तो क्या पुलिस ने भी यहाँ पर हम कह सकते हैं उनके भी कार्रवाई पर सवालिया निशान उठते हैं कि तमाम इस तरह की बिल्डिंग की वैधता और उनके मानकों की जांच नहीं की गई? देखिए, ये तो बात तय है कि जो मानक है, जो वैधता है, जो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है, जो वहां पर सेफ्टी उपकरण है, तमाम पहलुओं की जांच होनी चाहिए। क्योंकि आपको पता है जो दिल्ली है वो सीस्मिक जोन 4 और 5 में आता है, तो इस हिसाब से वैसे ही भी आप इतनी बड़ी बिल्डिंगें इस तरीके से कमर्शियल साइट नहीं खड़ी कर सकते, और अगर खड़ी भी करते हैं तो आपको कितनी मजबूती के साथ कैसे इन चीजों का ध्यान रखना है, इन सभी चीजों का ध्यान रखते हुए भी हमें ये चीजें करनी पड़ती हैं। इसके अलावा आप समझिए कि जब कोई विदेशी नागरिक आता है तो फॉर्म सी जो आप बता रही है भरना है, ठीक है, या हम भी कहीं जाते हैं तो हमें आपको देखा होगा कि एक हमसे आइडेंटिटी लेके उसको फॉर्म फिलअप कराया जाता है, लेकिन कई मरतबा कई सारे ऐसे लूप होल होते हैं कि कई बार हो जाते हैं, होटल मालिक जो है, मैनेजर है, भरवा लेते हैं, कई बार तोड़ देते हैं। लेकिन जिसका जिक्र आपने करा कि ये जो एरिया है, मैं आपको बताऊं कि मैक्स साकेत जो है वो इस रेस्टोरेंट से, इस होटल से बहुत नजदीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो वहां पर लोग थे वो अधिकतर मेडिकल टूरिस्ट होते हैं। आपने भी देखा होगा मैक्स की, या फिर आप दूसरे मेट्रो हॉस्पिटल की बात हो, अपोलो की बात हो, यहाँ इंडिया में जो मेडिकल फैसिलिटी है, इलाज बहुत सस्ता है, तो अधिकतर जो बाहरी लोग हैं वो इलाज के लिए मैक्स साकेत का रुख करते हैं, तो अधिकतर लोग उसमें ऐसे भी रहे हैं। लेकिन और जो जिसका जिक्र अजय कर रहे हैं उसका मैं आपको जवाब देता हूं कि लगातार विदेश मंत्रालय हो, चाहे वो हमारे दूतावास हो, हर तरीके से हर संभव मदद पहुंचा रहे हैं। दिल्ली सरकार हो, केंद्र सरकार हो, हर कोई नजर बनाकर रखा हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि हम हमेशा अतिथि देवो भव की बात करते हैं कि हमेशा से हमारे लिए जो अतिथि होते हैं, जो हमारे गेस्ट होते हैं, खासतौर पर जब वो विदेशी अगर मेहमान है तो हमारे लिए वो भगवान से बढ़कर है। यही वजह है कि दिल्ली पुलिस ने तत्परता दिखाई। 8:45 की ये कॉल होती है, लगभग 5 से 7 मिनट के अंदर दिल्ली फायर सर्विसेज के तमाम अधिकारी, कर्मचारी, उनके और मुलाजिम और तमाम आसपास पड़ोस के लोग इस घटना में तुरंत मोर्चा संभालते हैं। 40 से ज्यादा वहां पर जो फायर फाइटिंग से जुड़े हुई है लोग हैं या फिर जो गाड़ियां हैं उनको वो वहां पर लगती हैं, लोगों को आनंद फानंद में पहुंचाया जाता है। आप समझिए एम्स के जो बर्न वार्ड है वहां पे भी लगभग 13 लोगों को पहुंचाया गया, इसके अलावा साकेत में पहुंचाया गया, और अभी आप समझिए कि कई सारे लोग आईसीयू में भी एडमिट है और सभी का पूरा ध्यान भी रखा जा रहा है। लेकिन इन बाबत इतना जरूर है इन सबों के बीच में कि अब इस होटल के अलावा जितने है, अब महज यहाँ की बात, भोजरानी की बात नहीं, मालवीय नगर की बात नहीं है, करोल बाग की बात हो, इसके अलावा लक्ष्मी नगर की बात हो, पहाड़गंज की बात हो, कड़कड़डोमा की बात हो, जहां भी इस तरीके की गतिविधियां चल रही हैं, जहां भी इस तरीके की चीज है, जहां पर बहुतायत है, या एयरपोर्ट के आसपास के लॉन्च की बात हो, सभी की अब जांच चल रही है। सभी से कल मैं बताऊं आपको, हौजरानी के आसपास जितने भी होटल है, सब जगह से जो विदेशी टूरिस्ट हैं या फिर जो टूरिस्ट हैं उन्होंने उसको खाली करना शुरू कर दिया, होटलों की अब जांच हो रही है और होनी भी चाहिए। देखिए पुलिस का काम बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं, क्योंकि जब आप इस तरह की जो कमर्शियल एक्टिविटीज है उनके लिए
सरकार आपको मान्यता देती है तो कहीं ना कहीं जो आपका लालच है वो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देता है। आपके पास वापस आएंगे, कई और सवाल हैं जिनके जवाब चाहिए, लेकिन फिलहाल वापस चलते हैं। हम मधुरेश इस वक्त जुड़े हुए हैं हमारे साथ मुजफ्फरपुर से। मधुरेश, ताज़ा अपडेट क्या है? सुबह ये जब 3:30 बजे के आसपास जो 5वीं मंजिल है प्रसाद हॉस्पिटल की, वहां आग लगी, अभी हालात क्या हैं और जो घायल जो मरीज हैं उनका इलाज किस तरह से किया जा रहा है? देखिए आंचल, मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से मोहित बता रहे थे उसी तरह का कमोबेश सिनेरियो यहाँ पे भी बनता हुआ दिखा, क्योंकि यहाँ पे भी जो हॉस्पिटल था उसमें आईसीयू 5वें मंजिल पे रखा गया था और कोई सेफ पैसेज नहीं था। सिर्फ एक एंट्रेंस एग्जिट के लिए सिर्फ एक दरवाजा था। और ऐसे में जो सबसे बड़ी मुसीबत फायर फाइटर्स के साथ में आई वो ये थी कि रेस्क्यू के समय लोगों को निकालना बड़ा मुश्किल हो रहा था और ऐसे में जो खिड़की और दरवाजे थे सबसे पहले उसको तोड़ा गया और वहां से फिर जो मरीज वहां पे एडमिट थे उनको निकाला गया। बताया जा रहा है कि 15 के आसपास जो मरीज हैं वो आईसीयू में उस वक्त एडमिट थे और जब ये आगजनी की जो घटना है वो हुई और उसमें से कई लोगों को वहां से निकाला गया है। कई मरीज जो है वो आग लगने से झुलस गए थे लेकिन उन्हें अभी निजी अस्पताल में ले गया है। ऐसे में जो मौत का आंकड़ा है वो फिर से बढ़ सकता है। वो बताया जा रहा है कि कई लोग गंभीर रूप से उस समय घायल हो गए थे जिनको आनन फानन में पड़ोस के अस्पताल में ले जाया गया है और अभी उनकी जो स्थिति है वो चिंताजनक बनी हुई है। बड़ी बात यह है कि जो पहली जो जांच की गई है, जो अभी जो पिछले 1-1.5 घंटे में जो फायर फाइटर्स ने जांच की है उसमें ये निकल करके सामने आ रहा है कि अस्पताल में सुरक्षा मानकों की अवहेलना की गई थी और यही कारण बना कि जो फायर फाइटर्स थे उनको सबसे ज्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ा। और साथ ही निश्चित रूप से जो परिजन थे वो तो एक्टिव दिखे ही इस पूरी आगजनी की घटना के समय, अस्पताल के कर्मचारी भी एक्टिव दिखे, लेकिन जो सुरक्षा मानक थे अस्पताल में जो फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह रखे जाने चाहिए थे वो वहां पे पर्याप्त मात्रा में मौजूद नहीं थे, ऐसी पहली जांच में पता चला है। हालांकि अभी जो जांच का सिलसिला है वो चल रहा है। जो डीएम है मुजफ्फरपुर से, उन्होंने इस निजी अस्पताल के अलावा जो बाकी अस्पताल जिले में हैं उनकी भी सुरक्षा मानकों की जांच करने के निर्देश दे दिए हैं और निश्चित रूप से कार्रवाई तो होगी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि एक लंबे वक्त से वहां पर ये निजी अस्पताल चल रहा था लेकिन किसी की का ध्यान उस तरफ नहीं गया और यही जांच का सबसे बड़ा विषय भी है। जी मोहित, ये अभी अगर हम भारत की बात करें, खासतौर पर दिल्ली तो मेडिकल टूरिज्म का एक बहुत बड़ा हब के तौर पर इससे देखा जाता है। बहुत सारे निजी संस्थान और एम्स जैसे जो बड़े मेडिकल हब हैं उसमें बहुत सस्ती मेडिकल सुविधाएं दी जाती हैं और बहुत सारे देशों से मेहमान आते हैं यहाँ पर इलाज कराने के लिए। ऐसे में ये जो बड़ी घटना हुई है उसमें क्या जो स्थानीय प्रशासन है उसको लेकर के भी, उसकी भूमिका को लेकर के भी अब इस जांच को आगे बढ़ाया जाएगा? और जिस तरह से मुख्यमंत्री ने रिपोर्ट तलब की है जिलाधिकारी के पास से, तो अब इस दिशा में कैसे जांच को आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं आप? देखिए, अब इसमें जांच जरूर होगी, सख्त कार्रवाई होगी, बड़ी कार्रवाई होगी, कड़ी कार्रवाई होगी, ऐसी कार्रवाई होगी जो नजीर बनेगी। क्योंकि आप समझिए कि दिल्ली सरकार समय समय पर इस तरीके के ड्रिल चलाती रहती है। एमसीडी का भी इसमें बहुत बड़ा रोल है। एमसीडी चाहे आप समझिए, चाहे वो लिफ्ट की जांच हो, चाहे वो फायर फाइटिंग सिस्टम्स की जांच हो, चाहे वो तमाम तरीके के लाइसेंस देना हो, चाहे वो दूसरी जांच हो, सबके अपने अपने दायरे हैं, सबकी अपनी अपनी सीमाएं हैं, सबके अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं, सबका अपना अपना रोल है। दिल्ली पुलिस की अलग जांच करने का तरीका है, एमसीडी का जो अपना जो उनका तरीका है वो है, मतलब जो उनकी जिम्मेदारियां हैं, जो उनका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है या जो उनकी चीजें हैं जो उनके डोमेन में आता है, अधिकार क्षेत्र में आता है, वो उसकी जांच करते हैं। लेकिन आप एक बात समझिए कि अब जब ये जांच आगे बढ़ेगी तो तमाम होटलों की जांच होगी, उनके कमर्शियल लाइसेंस की जांच होगी, उनके दूसरे एग्रीमेंट्स की जांच होगी। और सबसे बड़ा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ छोटा सा। ये तो चलिए फायर की घटना की बात हो गई। आप तमाम तरीके के होटलों में आप आजकल हम जाते हैं, आपने हमेशा देखा होगा कि जब भी लिफ्ट की बात आती है तो वहां पर एक लाइसेंस जारी किया जाता है। कभी आप उस पर नजर डाल के देखिए, वो हमेशा एक साल। लेकिन मोहित, बहुत बड़ी एक सवाल जो हर किसी भारतीय के मन में कौंध रहा होगा, समय हमारे पास कम है, हम आगे भी बुलेटिन में इस पर चर्चा करेंगे, वो ये है कि इस तरह की घटनाएं जब हो जाती हैं, चाहे हम बिहार की बात करें, दिल्ली की, इससे पहले भी कई आगजनी की घटनाएं हुई हैं, तब हम क्यों चेतते हैं? उससे पहले इस तरह के मानकों पर कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी हम इस बड़ी खबर पर लगातार आपसे जानकारी लेते रहेंगे और कई सवाल हैं जिनके जवाब चाहिए। उस 2026 का हाईकोर्ट का आदेश है, वो कहता है कि इस तरह के जो प्रतिष्ठान हैं उनके लिए एक एक्शन प्लान की तैयारी होनी चाहिए अजय, लेकिन उस पर भी कोई, हम कह सकते हैं, एक्शन लिया नहीं गया। तमाम जो अलग अलग विभाग हैं तो उन पर भी कहीं ना कहीं कार्रवाई होनी चाहिए। तो बड़ा सवाल यह है कि क्या ये सिस्टमिक इशू है
या फिर ये कुछ लोगों के लालच का नतीजा है, या फिर जो इसको व्यवसाय बना लिया गया और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफाखोरी की जो आदत है, क्या उसकी वजह से इन लोगों की जान को खतरे में डाला गया? फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। आप देख रहे हैं नया सवेरा, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। यार कैसे ले पाएंगे घर? नहीं आज गर्मी बहुत है ना। यस बहुत ही ज्यादा। पापा घर खरीदने की प्लानिंग इज नॉट इजी। विनी लॉन्ग टर्म सेविंग्स का बेस्ट प्लान बताना। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान। LIC और सेविंग्स। यस इसमें इंश्योरेंस और फंड्स दोनों में इन्वेस्ट करके गोल्स के हिसाब से सम अश्योर्ड एडजस्ट कर सकते हो। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान, फ्यूचर इंश्योर्ड, ग्रोथ अश्योर्ड। सप्ताह के अंत में जब आपके पास होता है समय, तो यही है अवसर राजनीतिक तापमान को मापने का। पक्ष विपक्ष, आरोप प्रत्यारोप को जानने का, सच झूठ को पहचानने का। देखिए राष्ट्रमंच, बड़ा विषय बड़ी बहस। शनिवार और रविवार शाम 5 बजे सिर्फ DD न्यूज पर। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत और आइए बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। तो जो बात असंभव से संभव हो जाए उसे क्या कहते हैं? उसे राजनीति कहा जाता है। और ऐसे ही कुछ हो रहा है बंगाल में। अब देखिए ना, 3 दिन पहले तृणमूल कांग्रेस से निकाले गए बागी विधायक ऋतव्रत बनर्जी अब विधानसभा में विपक्ष के नेता बन गए। विपक्ष का नेता मतलब लोकतंत्र में एक ऐसा संवैधानिक पद जो सरकार तो नहीं चलाता, लेकिन सरकार की जवाबदेही तय करने में बड़ी भूमिका निभाता है। ऋतव्रत ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर जीतने वाले 2/3 विधायक एकजुट हैं, उनके साथ हैं और 60 विधायकों का समर्थन उन्हें हासिल है। और इसी आधार पर उन्होंने कहा कि उनके पास वो ताकत है कि वो बीजेपी का मुकाबला कर सकते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग इस वक्त स्थिति बन चुकी है पश्चिम बंगाल में। ऋतव्रत कहते हैं कि वो तृणमूल का हिस्सा है, तृणमूल के जो मुखिया हैं उनकी तरफ से कोई बयान नहीं आता है और अब उन्हें विपक्ष का नेता बना दिया गया है। That. So the point is that 2/3 of the members, 80 members were elected by in Trinamool Congress symbol. 2/3 of them, more than 2/3 of them, has given our claim, and the claim has been accepted. तो क्या अब बड़ा सवाल ये है कि तृणमूल कांग्रेस खत्म हो जाएगी और ऋतव्रत की अगुवाई में पार्टी चलेगी? और इस सवाल का जवाब फिलहाल थोड़ा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि ऋतव्रत बनर्जी ने जो कहा कल, उस पर अगर गौर किया जाए तो उसके कई मायने निकलकर सामने आते हैं। यानी कि रीडिंग बिटवीन द लाइंस, कहा यह जा रहा है कि अब भी वो तृणमूल का हिस्सा है, भाजपा में जाने का इरादा नहीं है, पार्टी का विसल ब्लोअर बनकर काम करेंगे, 2/3 विधायकों का समर्थन उनके पास है और विपक्षी दल की मान्यता भी उन्हें मिल चुकी है। और ये भी कहा उन्होंने कि मैं में नहीं बल्कि हम में विश्वास रखता हूं। सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने मांग रखी कि ममता को मुख्य सलाहकार बनाया जाए। तो ये अजीब सी स्थिति हो गई। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि तृणमूल कांग्रेस का होगा क्या। क्या जो 60 विधायक हैं उनके साथ ये तृणमूल, क्या इनको असली तृणमूल माना जाएगा? जो बाकी विधायक हैं उनको लेकर के क्या स्थिति होगी? क्या वो अपने आप को क्लेम करेंगे कि वो तृणमूल का हिस्सा है? पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री जो ममता बनर्जी हैं, उनका क्या रुख रहेगा? अभी उन्होंने जो धरना प्रदर्शन किया उसमें जो सांसदों की संख्या थी बहुत ही कम रही, उसको लेकर के भी ये सवाल उठ रहा है कि भाई सांसद उनके साथ हैं या नहीं है। वो क्लेम कर रहे हैं कि सारे सांसद उनके साथ हैं, लेकिन विधायकों की तरफ से अपने मतलब आप ये समझिए कि जो सिग्नेचर कैंपेन या सिग्नेचर स्कैम की वजह से 2 लोगों को पार्टी से निष्कासित किया गया, वो बड़े पद वही हस्ताक्षर लेकर के गए हैं और 60 विधायकों का हस्ताक्षर जो कह रहे हैं कि भाई उनके हिसाब से वो सही हस्ताक्षर है। पहले फर्जी हस्ताक्षर में जांच चल रही थी, अब वो हस्ताक्षर के ही दम पर विपक्ष का नेता बन गए हैं। अब यहाँ पर नंबर गेम समझते हैं। तो टीएमसी के कितने सांसद हैं? लोकसभा में 28, कुल सीट 42, राज्यसभा में 12,
और राज्यसभा में 13 है, कुल सीट 16। अब ऐसे में 80 में से 60 विधायकों ने तो ममता से बगावत कर दी, लेकिन सांसदों का क्या? किस तरफ से टीएमसी के जिस तरह से 41 सांसद, हालांकि 2 जून को ममता के धरने में जिस तरह से अजय बता रहे हैं सिर्फ 6 सांसदों की मौजूदगी दिखी, लेकिन बाकी ने अपना मुंह ही नहीं खोला। और अभी तो जो सांसद है वो अपना रुख क्लियर नहीं करते। तो ये कहना कि टीएमसी का हाल कुछ कुछ शिवसेना, आपको याद होगा कि जहां पर चुनाव चिन्ह को भी लेकर लड़ाई थी, हालांकि ऐसा यहां पर टीएमसी में कुछ नहीं है, उसकी तुलना शिवसेना से करना थोड़ी जल्दबाजी होगी। जितने सांसद है वो हमने आपको बताया, लेकिन यहां पर अभिषेक बनर्जी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जिस तरह से तृणमूल कांग्रेस में पार्टी की टूट हुई है, कि जो फूट दिखाई दी है, इसमें जो कह सकते हैं अभिषेक बनर्जी का मोह कहीं ना कहीं टीएमसी को ले डूबा है। और इसीलिए यहाँ पर जो हालात हैं वो इस तरह से बताए जा रहे हैं, जो राजनीति के लिए यानी कि टीएमसी के सियासत की धरातल के लिए कमजोर साबित हो रहे हैं। तो टीएमसी के विधायकों का क्या होगा, बड़ा सवाल ये। सांसदों का रुख क्या होगा आगे जाते हुए, वो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभिषेक बनर्जी को कहाँ समर्थन मिलता है, क्या केंद्र में जो सांसद हैं उनको समर्थन देते हैं या नहीं, विधायकों का समर्थन उनको राज्य सरकार के स्तर पर मिल रहा है या नहीं, क्या वाकई अभिषेक बनर्जी के विरोध में तो कहीं ये देवव्रत नहीं निकले हैं अपनी अलग राह बनाते हुए। आपको याद होगा शुभेंदु अधिकारी भी टीएमसी का ही हिस्सा हुआ करते थे, आज वो मुख्यमंत्री के पद पर हैं। अब ये एक तरह से एक नया हथियार टीएमसी को एक बार फिर से सामना करना पड़ेगा, जब देवव्रत कह रहे हैं कि भाई हम इस वक्त विपक्षी नेता हैं, और ममता बनर्जी को अब ये कहा जा रहा है कि शिवसेना की स्थिति जैसी हो सकती है, उद्धव ठाकरे की जैसी स्थिति ममता बनर्जी की हो सकती है, लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ है क्या, यही सवाल है। और दोनों परिस्थितियों की अगर तुलना करें कि शिवसेना में उस वक्त बड़ी संख्या में विधायक और सांसद अलग गुट में चले गए थे, लेकिन टीएमसी में भी ऐसा आधिकारिक विभाजन नहीं हुआ है। शिवसेना में उस वक्त शिंदे के कदम से सरकार गिर गई थी, लेकिन अभी पार्टी नेतृत्व ममता के नियंत्रण में है। अलग पार्टी का नेतृत्व उभर गया था वहां पर, लेकिन टीएमसी में अभी कोई समानांतर नेतृत्व सामने नहीं आया है। कानूनी और चुनावी चिन्ह की लड़ाई भी हुई थी शिवसेना के मामले में, लेकिन टीएमसी में फिलहाल ऐसी स्थिति नहीं दिखी। और इन तमाम दाव पेचों को समझने के लिए सीधा हम सौरभ दत्ता का रुख करते हैं कोलकाता से। सौरभ, इस पूरे घटनाक्रम को अगर हम समझें तो 2 लोगों के नाम, संदीपन साहा और रुद्रब्रत बनर्जी, ये सुर्खियों में है, लेकिन कहीं ना कहीं बड़ा सवाल ये भी उठकर सामने आता है कि अभिषेक बनर्जी पर जिस तरह से ममता बनर्जी का आशीर्वाद था और आगे भी रहेगा, जिस तरह से हालात लग रहे हैं पार्टी के, वो कहीं ना कहीं टीएमसी में टूट के लिए अभिशाप बनता हुआ नजर आया। आंचल जी, देखिए, ये जो पूरा मामला शुरू हुआ है, कल जो देखने को मिला है, उसका शुरुआत हुआ 6 मई को, जब 6 मई को कालीघाट में एक बैठक बुलाया गया और वहां पर कहा गया सभी विधायक जो थे, सांसद जो थे, दल के जो बाकी जो लीडर्स थे जो हार गए लेकिन फिर भी उस बैठक में मौजूद थे, उनको सबको कहा गया कि आप स्टैंडिंग ओवेशन दो, आप स्टैंडिंग ओवेशन दो, किसको दो ना, अभिषेक बनर्जी को दो। तो ये बात सबको हजम नहीं हुई, क्योंकि उनका कहना था कि इस बार का जो चुनाव का जो ये बड़ा हार उनको सामना करना पड़ रहा है, इसका बड़ा कारण अभिषेक बनर्जी है। ये काफी लोगों का मानना है कि जिस तरह से पार्टी के जो पुराने लोग हैं उनको हटाए गए, टिकट देने को लेकर पैसे मांगे गए कि पैसे दो, और सबसे बड़ा है कि आईपैक जो उनका स्ट्रेटेजी, वोट स्ट्रेटेजी था, वो आईपैक का व्यवहार, उनका दल के हर पुराने जो कर्मी है, पुराने जो नेता है, उनको एक तरफ से धमकाना, चमकाना, कहना ही सुनना ही होगा, वो कुछ बोल नहीं पाते थे, कुछ सजेशन दे नहीं पाते थे। तो ये जो माहौल तैयार हुआ था, उसका एक कहीं ना कहीं जाके 6 मई को उस दिन वहां पर उस बात से सबको अच्छा नहीं लगा। और फिर एक ऑपरेशन शुरू हुआ कि अगर अभिषेक बनर्जी अब चिट्ठी दे रहे हैं, अभिषेक बनर्जी विधानसभा के अध्यक्ष को चिट्ठी दे रहे हैं अपने लेटर हेड में, जबकि वो विधायक नहीं है। इस पूरे जो इस बार जो चुनाव हुआ वो तो कहीं से लड़े नहीं है, तो विधायक भी नहीं है। तो इसको लेकर उनमें जो नाराजगी थी, तो उन्होंने बारी बारी हर विधायक के पास पहुंचे और अपनी बात रखी, सबकी मन भापने की कोशिश किया, और फिर जाके ये पूरा जो लेकिन सर इस पूरे मामले में ममता बनर्जी तो बिल्कुल चुप्पी साधे हुए हैं, वो क्यों कुछ नहीं बोल रही हैं? माँ माटी मानुष जैसे बड़े मुद्दों को उठाती रही हैं, जमीन से जुड़ी हुई नेता उन्हें बताया जाता है पश्चिम बंगाल का, लेकिन वो इस मामले पे क्यों नहीं बोल रही हैं? क्यों वो पार्टी में लोगों को एक साथ एकजुट नहीं रख पाई?
नहीं अजय जी, देखिए पिछले, अगर कल की बात आप छोड़ दे, अगर आप परसों की धन्ना मंच देखें और उसके पहले जो फेसबुक लाइव उन्होंने किया था सोशल मीडिया में, उन्होंने साफ किया था कि जो जाना चाहता है जाना चाहे, हम नए नए तरीके से अपना पार्टी को तैयार करेंगे। तो और वो बात बोलते हुए उन्होंने ऋतव्रत को भी निशाना साधा कि इसीलिए वो तो ऋतव्रत पहले सीपीएम में थे, सीपीएम ने उनको निष्कासित करके अच्छा किया था, ऐसा भी कमेंट किया। लेकिन साथ ही साथ कल और एक कदम उठाया गया है ममता बनर्जी की तरफ से कि उन्होंने अपने पार्टी के हर एक जो कमिटी है उनको कमिटी को तोड़ दिया है, जो शाखा संगठन थे उनको भी तोड़ दिया है। ये माना जा रहा है कल एक घरेलू एक बैठक हुआ है और रात को एक नेशनल की उनकी जो कर्म समिति है उनकी एक बैठक हुआ है, ममता बनर्जी ने किया है, और उससे ये पता चल रहा है कि वो ये जो ऋतव्रत के और संदीपन शाह के नेतृत्व में बाकी सारे जो विधायक जो कदम उठाए उसको कहीं ना कहीं जाके अदालत में उसको चैलेंज करेंगे, क्योंकि ऋतव्रत पहली बार विधायक है, वो तृणमूल के सिंबल से जीते हुए विधायक है, तृणमूल ने उनको बहिष्कार किया है, निष्कासित किया है। तो कैसे एक निष्कासित नेता कैसे जाकर के विपक्ष का नेता बन सकता है, कैसे विपक्ष का नेता हो सकता है? बहुत संक्षिप्त में सौरभ एक चीज जानना चाहूंगी आपसे कि जिस तरह से जिस मीटिंग में स्टैंडिंग ओवेशन को लेकर ये पूरा विवाद सामने आया, वहां पर जहांगीर खान का भी नाम उठा था, फलता सीट को लेकर जिस तरह से काम हुआ, और वहां पर तमाम एमएलएज ने कहा कि इनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा, वहां पर भी ममता बनर्जी ने कुछ नहीं किया। और एक सवाल ये उठता है, क्या वाकई में ही जो कट मनी कल्चर था या फिर सत्ता की साख की भूख थी, उसी ने ही टीएमसी को एक साथ रखा हुआ था, और आज जब सत्ता नहीं है तो टीएमसी कहीं ना कहीं हर एक पायदान पर फिसलते हुए? अगर आप तृणमूल के सारे विधायक को देखेंगे, काउंसलर्स को देखेंगे, नेता को देखेंगे, तो ये वो लोग हैं जो तृणमूल के साथ, जो 1992 साल में जब से तृणमूल का जन्म हुआ है तब से लेकर आप 1990s में अगर देख लें, तब से लेकर जो टीएमसी के जो लोग थे वो काफी हद तक, जो पुराने जो लोग थे वो पहले ही पीछे चले गए थे। जो लोग सामने आए थे उनमें से कुछ पुराने लोग हैं और ज्यादा से ज्यादा लोग या तो कांग्रेस से लेकर आए हैं या फिर बीजेपी से लेकर आए हैं, और ये सारे जो टीएमसी के जो नेता है, ऋतव्रत बंदोपाध्याय खुद सीपीएम से आए हैं। तो ये जो सारे जो नेता हैं इनको तृणमूल ने सबको जगह दे दिया था और पद दे दिया था। तो अभी इनका कहना है जो कि इनको पद दिया गया था और पद देने के बाद उनसे पैसा मांगा जाता था कि आप टिकट लो पैसा दो, पद लो पैसा दो, आप एक कलेक्शन सिस्टम तैयार करो। तो ये जो सिस्टम तैयार किया गया था उसी के चलते अब किसी का कोई कमिटमेंट नहीं है। ठीक है सौरभ, हम इस चर्चा को लगातार जारी रखेंगे, फिलहाल धन्यवाद आपका। लेकिन अब सवाल ये भी उठते हैं कि भाई जब संगठनात्मक जो संरचना है टीएमसी की अब जो भंग कर दी गई है, क्या उसके बाद नई पार्टी बन सकती है, क्या बगावत हो सकती है, सांसदों का क्या होगा? सवाल बहुत सारे हैं। फिलहाल सौरभ धन्यवाद आपका वक्त देने के लिए। और आइए रुक करते हैं संभल का। 48 साल का इंतजार और 3 पीढ़ियों का दर्द। जी, आज यूपी का संभल इलाका फिर से सुर्खियों में है। यहाँ 1978 में दंगे हुए थे और इससे पीड़ित एक परिवार को आज इंसाफ मिलने जा रहा है। रामशरण दास रस्तोगी वो तो नहीं रहे, लेकिन उनके परिवार को आज जख्म का मरहम जरूर मिलने जा रहा है, जिनकी आस उन्होंने खो दी थी। लेकिन योगी सरकार में संभल के प्रशासन ने उन्हें पूरी मदद की और आज वो दिन आ गया है कि पुनर्वास के तहत इस परिवार को आवासीय जमीन का पट्टा दिया जा रहा है। इस जमीन पर बनने वाले आवास की आधारशिला जिलाधिकारी स्वयं रखेंगे। दंगों में रामशरण दास रस्तोगी की हत्या के बाद से परिवार बेघर हो गया था और असुरक्षा के साए में जीवन बिताने के लिए विवश था। लेकिन पिछले साल मृतक के पौत्र कपिल रस्तोगी अपनी बुजुर्ग मां के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिले। परिवार ने न्याय और पुनर्वास की गुहार लगाई, फौरन इस पर अमल किया गया और आज रामशरण रस्तोगी के परिवार को जमीन का मालिकाना हक मिल जाएगा और जल्दी ही उनका नया आशियाना। और निशांत राय इस वक्त सीधे संभल से जुड़ गए हैं हमारे साथ। निशांत, एक लंबा इंतजार लेकिन आखिरकार न्याय मिल ही गया और जिस तरह से हम मान सकते हैं ये दंगे हुए थे, आज जो पीड़ित परिवार है उसके लिए बड़ा दिन।
देखिए बिल्कुल आज 184 लोगों की उस समय 1978 में निर्मम हत्या हुई थी। उसमें से एक परिवार राम शरण रस्तोगी, जिनका परिवार यहाँ से पलायन को मजबूर हुआ था क्योंकि दंगे के बाद उस परिवार को लगातार धमकी मिल रही थी और वो परिवार दिल्ली में जाकर बसा। पिछले साल उनके पौत्र जो हैं कपिल रस्तोगी अपनी माता के साथ जो है वो मिले थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से और मुख्यमंत्री ने उनसे आश्वासन दिया था कि उन्हें आवासीय जो है भूखंड का पट्टा दिया जाएगा और उस आश्वासन को इस समय प्रशासन पूरा करते हुए नजर आ रहा है। और यहाँ के आज प्रभारी मंत्री JPS राठौर जो है रस्तोगी परिवार को वो पट्टा सौंपेंगे और ये कहा जा सकता है कि 1978 से लेकर 2026 तक की ये यात्रा रस्तोगी परिवार के लिए बेहद पीड़ादायक रही है और उस पीड़ा में मरहम लगाने का काम अगर किसी ने किया है तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है और वो परिवार अब अपने क्षेत्र में यानी कि संभल में रह सकेगा, उसकी पूरी तैयारी कर ली गई है, जिसके चलते आज 10 बजे के आसपास रस्तोगी परिवार को उस जो भूखंड है उसका पट्टा मिलेगा। और ये कहा जा सकता है कि आवास यहाँ पर रहने के बाद से संभल में पिछले 2 साल से जिस तरीके से प्रशासन ने अवैध निर्माण और तमाम जो कार्रवाई की है उसका एक असर है कि यहाँ पर शांति व्यवस्था और अमन पूरी तरीके से कायम करने में प्रशासन जो है वो कामयाब हुआ है और उसका असर अब देखने को मिलेगा। चूँकि 178 के आसपास लोगों की माफ़ कीजिएगा उस समय 184 लोगों की हत्या की गई थी तो उनमें से कुछ परिवारों को अब चुन चुनकर वापस बसाए जाने की व्यवस्था की जा रही है और एक तरीके से उनको न्याय देने का काम किया जा रहा है। निशांत, जिस तरह से आपने कहा कि जो बाकी लोग बचे हुए हैं उनकी एक आस उम्मीद जरूर जग गई होगी उनके मन में कि जिस तरह से रस्तोगी परिवार को मदद कर रही है प्रशासन उसी तरह से उनके साथ भी इंसाफ किया जाएगा। क्या इस मामले में कुछ प्रशासनिक कार्रवाई की गई है, कुछ लिस्ट बनाई गई है, लोगों की जांच पड़ताल की जा रही है कि किन्हें मुआवजा दिया जाना चाहिए? और दूसरी बात ये कि वहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं इस फैसले के बाद अब उनका रुख क्या है? देखिए अगर बात की जाए संभल की तो पिछले 1.5 साल से जिस तरीके से प्रशासन यहाँ पर कार्रवाई कर रहा है स्थानीय लोग काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं और 1978 के जो दंगा पीड़ित है अगर उनके परिवार की बात कही तो वो सबसे ज़्यादा यहाँ पर खुश नज़र आ रहे हैं। वजह साफ है कि जिस न्याय के लिए वो दर दर भटकते रहे, सरकारें आती गई जाती गई लेकिन उनकी कोई सुनवाई करने वाला नहीं था। लेकिन जब संभल में उनकी सुनवाई शुरू हुई, उनके दर्द पर मरहम लगाने का काम किया जाने लगा, जो लोग उस समय के गुनहगार थे उनको चिन्हित किया जाने लगा और जिन लोगों ने उनकी ज़मीन कब्जाई थी उनको चिन्हित किया जाने लगा, जो अवैध निर्माण थे उनको गिराया जाने लगा, संभल में जो अतिक्रमण थे उनको खत्म किया जाने लगा, जो यहाँ पर बिजली चोरी थी और जिस तरीके से माफियागिरी चलती थी उसको पूरी तरीके से खत्म किया गया। तो संभल वासियों के लिए ये किसी तोहफे से कम नहीं है। रस्तोगी परिवार को ज़रूर आज जो है आवासीय पट्टा ज़रूर मिल रहा है लेकिन संभल वासी पिछले 1.5 साल से जो संभल में अमन चैन की एक तरीके से बाहर आई है और जो तथाकथित यहाँ के बड़े माफिया थे और जिन्होंने पूरी तरीके से संभल में अपनी कानून व्यवस्था चलाते थे और एक तरीके से संविधान के खिलाफ अधिकतर चीज़ें होती थी, उनको जब पूरी तरीके से खत्म किया गया है तो ये कहा जा सकता है कि संभल की हवा बदली है और संभल भी एक बार मुख्य धारा के साथ जुड़ने की तमाम कोशिशें कर रहा है। गंगा एक्सप्रेसवे जिससे कि दिल्ली से संभल 2 घंटे की दूरी हो गई है, ये कहा जा सकता है कि शुरुआत हुई है संभल को दिल्ली से जोड़ने की और भविष्य में संभल में हम देखेंगे कि विकास किस तरीके से तेजी से चलता है। इस विकास को तेजी से बढ़ाने के लिए यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत करने का काम था जो योगी सरकार कर रही है और जिसका हम कह सकते हैं कि आज रस्तोगी परिवार को जब आवासीय पट्टा दिया जाएगा तो ये कहा जा सकता है कि ये पहली एक सीढ़ी होगी कि संभल में न्याय भी हो रहा है, संभल में विकास भी हो रहा है और संभल अब मेन स्ट्रीम शहरों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। निशान, जल्दी से एक बात यह कि क्या इस पूरे मामले में कोर्ट का कोई हस्तक्षेप रहा, उसके बाद प्रशासन ने कार्रवाई की या योगी सरकार ने अपने स्तर पर इस फैसले को अंजाम दिया? जल्दी से प्लीज। देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कपिल रस्तोगी मिले थे और उसके बाद योगी सरकार ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। तो कहा जा सकता है कि कोर्ट में तो मामले की सुनवाई चल रही है लेकिन सरकार भी अपनी ओर से तमाम तरीके के प्रयास कर रही है। धन्यवाद निशान तमाम अपडेट को हम तक पहुंचाने के लिए। और आइए अब संभल के बाद बात करते हैं केरल की, जहां मॉनसून की
को लेकर बेताबी अब बढ़ गई है और लोग बेसब्री से इसमें भीगने का इंतजार कर रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार किसी भी समय केरल में मानसून की बौछारें पड़ सकती हैं और मानसून का इंतजार अब बेसब्री बढ़ा रहा है, क्योंकि अरब सागर में जो अनुकूल परिस्थितियां हैं, तापमान, हवा और नमी है, वो सभी कुछ अनुकूल है और अगले कुछ घंटों में मानसून दस्तक दे सकता है। और जैसा कि आपको पता है कि नौतपा अब समाप्त हो चुका है 3 जून के बाद, आज है 4 जून और अगले कुछ घंटों में मानसून की दस्तक का केरल में मानसून का इंतजार बेसब्री बढ़ी। इसलिए हम कह रहे हैं कि गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि जिसने पिछले कई वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ा और अब मानसून की प्रगति की मॉनिटरिंग लगातार की जा रही है। 9 जून तक अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। बीते 24 घंटों में कई जगह 7 से 11 सेंटीमीटर की बारिश हुई है। बहुत सारे भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में सतर्क रहने की सलाह दी गई है लोगों को, और जो कम ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं उनमें भी सतर्कता बरतने की सलाह प्रशासन की ओर से दी गई है। आईएमडी ने दैनिक वर्षा पूर्वानुमान शुरू कर दिया है और मौसम की चेतावनी और अपडेट्स पर लगातार आप लोग ध्यान दें। इसके बारे में जो आपातकालीन सेवाएं हैं वो पूरी तरह से तैयार हैं, ऐसा प्रशासन का कहना है। लेकिन आपको भी अपने आसपास के जो मौसम है, अगर आप कहीं ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो वहाँ के मौसम का जो जायज़ा है वो लेना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि इस वक्त मानसून की शुरुआत के बाद कई जगहों पर भूस्खलन की समस्याएं होती हैं और आपको भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। और फिलहाल वक्त से ब्रेक का है। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़ पर हमारा खास शो नया सवेरा। हर जीत की शुरुआत होती है छोटे छोटे कदमों से और हर छोटी तैयारी बदल सकती है पूरा नतीजा, क्योंकि मैदान हो या जिंदगी, छोटी से छोटी तैयारी ही देती है प्रोटेक्शन और प्रोटेक्शन ही देता है भरोसा। जैसे LIC की बीमा लक्ष्मी, एक खास प्लान सिर्फ महिलाओं के लिए, जहां छोटी बचत दे बड़ी सुरक्षा, ताकि जिंदगी के हर मैदान में आप रहे हर पल के लिए रेडी। LIC बीमा लक्ष्मी, रखे हर पल के लिए रेडी। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद का स्वागत। बढ़ते हैं आगे। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार सत्ता में अपने 12 साल पूरे कर रही है और इन 12 सालों में मोदी सरकार के तमाम फैसलों से देश विकसित भारत की ओर बढ़ चला है। अब पिछले 12 वर्षों में राष्ट्र प्रथम की भावना से मोदी सरकार ने तमाम जन कल्याणकारी कदम भी उठाए हैं और मोदी सरकार के 12 सालों के कामकाज पर डीडी न्यूज़ एक सीरीज चला रहा है, जिसमें हम दिखा रहे हैं कि कैसे इन सालों में सरकार के बड़े फैसलों से तमाम क्षेत्रों में बदलाव आया। तो आइए देखते हैं हमारी खास सीरीज विकसित भारत की ओर बढ़ते कदम। और देश में अब विकास और सुशासन की तस्वीर आखिरी पायदान पर खड़े आम आदमी की आसान होती जिंदगी में भी साफ तौर पर दिखाई देती है। सिर पर पक्की छत हो या फिर हर घर नल से जल, हर महीने मुफ्त राशन हो या फिर सीधे बैंक खातों में रुपया और बीमारी में मुफ्त इलाज, ये वो बुनियादी ज़रूरतें हैं जिन्होंने देश के करोड़ों लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल दिया है। पिछले 12 वर्षों में भारत की तकदीर और तस्वीर दोनों में एक अभूतपूर्व परिवर्तन आया है। मोदी सरकार का पूरा फोकस देश के नागरिक के जीवन को आसान बनाने पर रहा है। संकल्प सीधा है, गरीब, वंचित और जरूरतमंद तक सरकारी मदद बिना किसी बिचौलिए के सीधे पहुंचे। इस बदलाव की सबसे मजबूत बुनियाद है प्रधानमंत्री आवास योजना। सदियों से मिट्टी और फूस के घरों में रहने वाले करोड़ों परिवारों को अपना पक्का मकान मिला है। ग्रामीण क्षेत्रों में 3 करोड़ से ज्यादा घरों का निर्माण कर गांव की सूरत बदली गई है, तो वहीं शहरी इलाकों में भी करीब 98 लाख से ज्यादा आधुनिक घर तैयार किए गए। यह योजना सिर्फ 4 दीवारें खड़ी करने की कवायद नहीं, बल्कि देश के गरीब को एक सम्मानजनक और सुरक्षित जीवन की गारंटी देने का महाअभियान है। 15 अगस्त 2019 को लाल किले की प्राचीर से शुरू हुए जल जीवन मिशन ने देश के ग्रामीण इलाकों में जल क्रांति ला दी। कुछ वर्षों के भीतर 12.6 करोड़ से ज्यादा ग्रामीण परिवारों के घरों तक पाइप के जरिए शुद्ध पेयजल पहुंचा दिया गया।
समय की बचत और बीमारियों से मुक्ति ने देश की आधी आबादी यानी महिलाओं के जीवन स्तर को एक नई ऊंचाई दी है। लिहाजा अब कुल मिलाकर 16 करोड़ से ज्यादा घरों तक शुद्ध पेयजल पहुंचा दिया गया है। ये बदलाव सिर्फ सुविधाओं तक सीमित नहीं रहा, बल्कि वित्तीय समावेश के जरिए गरीबों को सशक्त बनाया गया। प्रधानमंत्री जनधन योजना ने देश के 58 करोड़ से ज्यादा वंचितों को देश के बैंकिंग सिस्टम की मुख्य धारा से जोड़ दिया। जनधन खाता, डिजिटल पहचान और मोबाइल कनेक्टिविटी यानी जैम ट्रिनिटी ने देश से भ्रष्टाचार के बिचौलियों का अंत कर दिया। इसी का नतीजा है कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से 45 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की सरकारी सहायता राशि बिना एक पैसा कटे सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जा चुकी है। देश का कोई गरीब भूखा न सोए, इसे सुनिश्चित किया प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना ने। आज देश के 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को सरकार हर महीने मुफ्त राशन मुहैया करा रही है। प्रति व्यक्ति 5 किलो मुफ्त अनाज की इस योजना ने देश के करोड़ों परिवारों को सबसे मुश्किल वक्त में भी एक आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा कवच दिया है। गरीब की रसोई और गरीब की सेहत, इन दोनों मोर्चों पर भी देश ने एक क्रांति देखी है। आयुष्मान भारत योजना के तहत देश भर में 44 करोड़ से ज्यादा आयुष्मान कार्ड जारी किए जा चुके हैं, जो गंभीर बीमारी की स्थिति में हर परिवार को सालाना 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज का सुरक्षा कवच देते हैं। वहीं दूसरी तरफ उज्ज्वला योजना ने 10 करोड़ 50 लाख से ज्यादा माताओं बहनों को चूल्हे के जहरीले धुएं से मुक्ति दिलाकर उनके घर में एलपीजी का सुरक्षित सिलेंडर पहुंचाया है। गांव के साथ साथ शहरों का कायाकल्प करने के लिए मोदी सरकार ने त्रिस्तरीय रणनीति अपनाई है। स्मार्ट सिटीज मिशन, अमृत और स्वच्छ भारत अभियान जैसी त्रिवेणी ने देश के शहरी जीवन को आधुनिक और स्वच्छ बनाया है। 100 स्मार्ट शहरों के विकास से लेकर उजाला योजना के तहत करोड़ों एलईडी लाइटिंग लगाने, ठोस कचरा प्रबंधन, स्वच्छ भारत के तहत शौचालयों के निर्माण और अमृत 2.0 के जरिए शहरों में 100% पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने से लोगों का जीवन पूरी तरह से बदल गया है। लक्ष्य साफ है, गांव हो या शहर, देश के हर कोने में जीवन का स्तर सम्मानजनक होना चाहिए। मोदी सरकार की इन तमाम कल्याणकारी योजनाओं का असर आज हिंदुस्तान के करोड़ों नागरिकों के चेहरों की मुस्कान और उनकी बदलती जिंदगी में साफ नजर आता है। आम आदमी को मिले बुनियादी अधिकारों ने देश में ईज ऑफ लिविंग को एक नया और बेहद मजबूत आयाम दे दिया है। और अब बात कैबिनेट के फैसलों से जुड़ी हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 6 बड़े फैसलों को मंजूरी दी गई। पश्चिम एशिया में तनाव के बीच एविएशन टर्बाइन फ्यूल की बढ़ती कीमतों को देखते हुए 10,000 करोड़ रुपए के ATF प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने दिल्ली में पुराने ट्रकों और बसों को आधुनिक वाहनों से बदलने की योजना को भी स्वीकृति दी है। इसके अलावा ओडिशा के रामेश्वर कोणार्क पारादीप कोस्टल हाईवे, बिहार के खगड़िया पूर्णिया 4 लेन सेक्शन, मध्य प्रदेश के NH 347B के उन्नयन और तेलंगाना में राष्ट्रीय राजमार्ग विस्तार परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई। और आइए देखते हैं क्या खास है एक दिन एक उत्सव में आज।
ब्रजभूमि मथुरा और वृंदावन इन दिनों मना रहा है यमुना पुष्करम, जो 12 वर्षों में केवल एक बार आता है। ज्योतिषीय मान्यता है कि बृहस्पति के कर्क राशि में प्रवेश के साथ ही यमुना पुष्करम का शुभारंभ हुआ। मंत्रोच्चार, जय श्री कृष्ण के उद्घोष और यमुना तट पर उमड़ती श्रद्धा। मथुरा के विश्राम घाट और वृंदावन के केशी घाट पर इन दिनों कुछ ऐसा ही आध्यात्मिक वातावरण देखने को मिल रहा है। यमुना पुष्करम के अवसर पर श्रद्धालु पवित्र नदी में स्नान कर पुण्य लाभ अर्जित कर रहे हैं। धार्मिक मान्यता है कि बृहस्पति के कर्क राशि में प्रवेश के साथ यमुना के जल में दिव्य आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार होता है, इसलिए इस दौरान किया गया स्नान, दान और जप विशेष फलदायी माना जाता है। यमुना पुष्करम हर 12 वर्ष में एक बार आयोजित होता है। वर्ष 2014 के बाद ये पहला अवसर है जब ये दुर्लभ पर्व मनाया जा रहा है। 2 जून से शुरू हुआ ये 12 दिवसीय आयोजन 13 जून तक चलेगा। ब्रज क्षेत्र के प्रमुख तीर्थ स्थलों विश्राम घाट, केशी घाट और अन्य यमुना तटों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। श्रद्धालु पितृतर्पण, पिंडदान और विशेष पूजा अर्चना कर अपने पूर्वजों का स्मरण कर रहे हैं। सनातन परंपरा में इसे पितरों के प्रति कृतज्ञता और आत्मिक कल्याण का विशेष अवसर माना जाता है। यमुना केवल एक नदी नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति और कृष्ण भक्ति की जीवंत धारा मानी जाती है। पुराणों में यमुना को सूर्य पुत्री और यमराज की बहन बताया गया है। वहीं ब्रज की लोक परंपरा में यमुना भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं की साक्षी मानी जाती है। यही कारण है कि मथुरा और वृंदावन में यमुना तटों का विशेष धार्मिक महत्व है। देश के विभिन्न राज्यों से पहुंचे श्रद्धालु इस दुर्लभ अवसर को जीवन का सौभाग्य मानकर यमुना पूजन और स्नान कर रहे हैं। यमुना पुष्करम केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि नदी, प्रकृति और सनातन संस्कृति के प्रति श्रद्धा का उत्सव है, जहां आस्था, ज्योतिष और आध्यात्मिक परंपरा का अद्भुत संगम दिखाई देता है। और यही वजह है कि हर 12 वर्ष में आने वाला ये दुर्लभ पर्व लाखों श्रद्धालुओं को भक्ति, विश्वास और पुण्य के एक सूत्र में जोड़ देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो मथुरा के विश्राम घाट की आप तस्वीरें देख रहे थे और वहाँ पर आंचल में बताऊं कि देश का यम और यमुना जो भाई बहन हैं, उनका इकलौता मंदिर है। जो भी विश्राम घाट जाते हैं, स्नान करते हैं और उसके बाद भाई बहन जा करके उस मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं और ऐसा माना जाता है कि उसके बाद उनको यम का द्वार नहीं देखना पड़ता। बहुत ही अहम माना जाता है ये यमुना पुष्करम जो है। बिल्कुल, तो उम्मीद करते हैं कि जो लोग दोबारा जाएंगे तो जिस तरह से अजय ने जानकारी दी है उस मंदिर के दर्शन ज़रूर कीजिएगा। लेकिन अब आपको लिए चलते हैं मथुरा के बाद हिंदुस्तान के दिल यानी कि मध्य प्रदेश, और वहाँ पर मिलवाते हैं मोहन नागर से, जिन्होंने जल संरक्षण, पर्यावरण सुरक्षा और ग्रामीण विकास को अपने जीवन का मिशन बना लिया और ये जन भागीदारी का एक नया आंदोलन बन गया। देखिए रिपोर्ट। मोहन नागर जैसे ऐसे व्यक्ति भी हैं जिन्होंने देश में 75,000 से अधिक जल संरचनाएं बनाई, जिनमें कितने ही तालाब, चेक डैम्स आदि संरचनाएं शामिल हैं। जब कोई व्यक्ति समाज की जरूरत को अपना संकल्प बना ले तो उसके प्रयास केवल बदलाव नहीं लाते, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए नई दिशा भी तय करते हैं। ये कहानी है मध्य प्रदेश के समाज सेवी और पर्यावरण संरक्षण के लिए समर्पित मोहन नागर की, जिन्होंने जल संरक्षण, ग्रामीण विकास और जन जागरण को अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया। बैतूल जिले में जन्मे मोहन नागर बचपन से ही समाज सेवा और सामुदायिक कार्यों से जुड़े रहे। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने पारंपरिक करियर के बजाय जन कल्याण और ग्रामीण विकास का रास्ता चुना। हमने अपने काम की शुरुआत शिक्षा के माध्यम से की। विद्या भारती, भारत भारती के माध्यम से 500 गांव में एकल विद्यालय प्रारंभ किए। हमने बाचा गांव को ग्रामवासियों के सहयोग से एक आदर्श ग्राम के रूप में विकसित किया है। बाचा गांव आज सारे देश और दुनिया में वाटर विलेज, सोलर विलेज और स्वच्छ विलेज के रूप में अपनी पहचान बना चुका है। बाचा गांव आज इस कारण से समृद्धि, शांति और विकास का परिचायक हो चुका है। मोहन नागर ने वर्षों तक ग्रामीण और वनवासी क्षेत्रों में काम करते हुए जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाने का प्रयास किया। उनके प्रयासों से लगभग 75,000 जल संरक्षण संरचनाएं तैयार हुई, जिनमें तालाब, चेक डैम और रिचार्ज पिट जैसी पहलें शामिल हैं। इन प्रयासों ने
वर्षा जल संरक्षण, भूजल पुनर्जीवन और ग्रामीण क्षेत्रों में जल उपलब्धता को नई मजबूती दी। इसी कारण लोग उन्हें बैतूल का जल पुरुष भी कहते हैं, जिन्होंने पानी बचाने को केवल अभियान नहीं बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी का स्वरूप दिया। श्री मोहन नागर मध्य प्रदेश के प्रतिष्ठित पर्यावरणविद हैं, जिन्होंने जमीन पर काम किया है, खासकर आदिवासियों के इलाके में वृक्षारोपण, जल संरक्षण, तालाबों के पुनर्जीवन के लिए, कुओं के पुनर्जीवन के लिए, छोटी छोटी जो नदियां थीं उनके पुनर्जीवन के लिए बड़े पैमाने पर बृहद वृक्षारोपण किया। जल संरक्षण के साथ साथ मोहन नागर ने पर्यावरण जागरूकता, वृक्षारोपण और ग्रामीण सशक्तिकरण के क्षेत्र में भी लगातार कार्य किया। उन्होंने समाज को ये संदेश दिया कि प्रकृति की रक्षा केवल सरकारी जिम्मेदारी नहीं बल्कि हर नागरिक की भागीदारी से ही संभव है। समाज के लिए किए गए उनके अतुलनीय योगदान के लिए समाज सेवी मोहन नागर को पद्मश्री मिलने की हार्दिक बधाई। और अब खबरें देखते हैं खेल जगत में हमारे स्पोर्ट्स ट्रैक। बात अहमदाबाद की, जहां से आज विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप 2026 का शुभारंभ हो रहा है और इसमें 60 से ज्यादा देशों के 400 से ज्यादा खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। वडोदरा की एथलीट अस्मा ताहेराली झाबूवाला ने 15वीं राष्ट्रीय सब जूनियर और जूनियर क्लासिक पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में 4 स्वर्ण पदक जीते और 3 राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी बनाए। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु प्री क्वार्टर फाइनल में दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी आन से यंग से भिड़ने वाली है। पुरुष एकल में युवा भारतीय खिलाड़ी आयुष शेट्टी का आज प्री क्वार्टर फाइनल में हांगकांग के ली चियुक यू के साथ मुकाबला हुआ। और नए साल में वक्त हो गया है कि हम आपसे विदा लें, लेकिन जिस तरह से हमारी रवायत रही है, आपको जाने से पहले हम छोड़े जा रहे हैं सिडनी के लाइट फेस्टिवल की शानदार झलकियों के साथ। यहाँ पर रोशनी की हर चमक ने शहर को पूरी तरह से जादू और सपनों की दुनिया में बदल दिया है। फिलहाल मुझे और मेरी सहयोगी आंचल को दीजिए इजाजत। नमस्कार।